हेलो फ्रेंड, 2IT सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस से एक नए लेक्चर में आपके सामने उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अपने घर में आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम आगे लगे हैं बहुत सारे। दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, बिहार एसआई है और एमपी पुलिस है। तो इस सीरीज में हम लोग जीएस में पॉलिटी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 8 से 9 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और सारे लेक्चर अच्छे से देख के नोट्स बना लें। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्राइम मिनिस्टर और राज्यसभा को। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र संसद। तो संसद के अंतर्गत हम लोगों ने राज्यसभा को कंप्लीट कर लिया है और ऑलरेडी पहले से ही हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा लोकसभा के ऊपर, लोकसभा के ऊपर। ठीक है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं। जैसे भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अगर इनकी बात करें तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। अब जो स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं यहां से वो मैं पूछ रहा हूं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो याद रखना भैया, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पहला गैर कांग्रेसी था? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पहला गैर कांग्रेसी था? तो याद रखना भाई, गैर कांग्रेसी पीएम कौन है हमारे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है वो हमारे मोरारजी देसाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे छोटा है, सबसे छोटे कार्यकाल के प्रधानमंत्री, तो हमारे आ जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने सिर्फ 13 दिन तक एक कार्यकाल अपना दिया था, 13 दिन तक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अविश्वास प्रस्ताव न पास कराने वाले प्रधानमंत्री तो हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहली महिला जो प्रधानमंत्री के पद के लिए हारी थी, पहली महिला जो प्रधानमंत्री पद के लिए हारी थी, तो हमारी आ जाएंगी इंदिरा गांधी। अगर क्वेश्चन यहां से पूछा जाए पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी, वो भी हमारी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन पूछा जाए इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री कब बनी, तो 1966 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी कब लगाई थी? 1975 में। सारे क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बात और याद रखना, एक जो उप प्रधानमंत्री का पद होता है, उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। जो उप प्रधानमंत्री का पद है वो हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पद है जिसके बारे में संविधान मूक है ना, या मूक मतलब शांत है, या जिसके बारे में संविधान में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, तो उप प्रधानमंत्री पद है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था कौन, तो वो आपको हम अभी बता चुके हैं, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, किस आर्टिकल में वो क्षमादान देता है? किस आर्टिकल में वो क्षमादान देता है? ठीक है, तो भाई आर्टिकल है 72, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देता है। एक स्पेशल हमने कंडीशन इसमें आपको बताई थी कि राष्ट्रपति हमारा एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। ठीक है, और वो मृत्युदंड जो माफ करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन, प्रविलंबन। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर लोकसभा। लोकसभा, लोकसभा के बारे में बेसिक चीजें हमने आपको कल बता दी थी। बेसिक चीजें से मतलब है यह एक निम्न सदन है,
ठीक है, यह अस्थाई सदन है, यह निम्न सदन है, यह अस्थाई सदन है और यह प्रथम सदन है। बहुत क्वेश्चन आता भाई, ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, निम्न सदन है, अस्थाई सदन है और प्रथम सदन। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष, उम्र 25 वर्ष। ठीक है, उम्र 25 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा की ही योग्यता होना जरूरी है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है, अब लोकसभा में आता है कि मेंबर कितने होते हैं भाई। अच्छा, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति भेजता है? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति भेजता है? तो 0 भाई। ठीक है, पहले 2 थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो अभी जनवरी में हुआ है, 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसके तहत जो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति लोकसभा भेजता था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, खत्म कर दिया गया है। इसके बाद ठीक है, लोकसभा। अब देखो, लोकसभा में स्पेशल राइट क्या होता है? लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ऐसे ही राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो कैसे आते हैं? सबसे पहले इसमें देखो, जब नई लोकसभा बनती है तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर लाता है। प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? ये प्रोटेम स्पीकर वो पद है जब तक लोकसभा में नया अध्यक्ष नहीं बनता है। लोकसभा में नया अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक लोकसभा के सदन की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। अब देखो, जैसे नई लोकसभा बनती है तो ऐसा थोड़ा कि बनते बनते शुरू में ही लोग एक सबसे पहले अध्यक्ष ही डाल दिया जाए कि लो भाई तुम अध्यक्ष बन गए। सारे एमपीज बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उनमें फिर वो जो वरिष्ठ होगा उसको बाहर किया जाएगा, निकाला जाएगा, या भाई सबसे पूछ लिया जाएगा कि किसको आप अध्यक्ष बनाओगे। लेकिन वो प्रक्रिया कराएगा कौन? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाता है। याद रखना, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाता है। और जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष न बने, जब तक कोई स्थायी अध्यक्ष न बने तब तक ये काम करता है। जैसे ही स्थायी अध्यक्ष बन जाएगा ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ये बनाते हैं क्या? जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनको शपथ दिलाते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये वो करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सिलेक्शन करने के बाद इनके जैसे ही अध्यक्ष आता है ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद पूरे सदन का काम शुरू होता है अध्यक्ष में। अब अध्यक्ष क्या करेगा? सबसे पहले अध्यक्ष आएगा और जब कोई सदन शुरू होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, जब कोई सदन शुरू होगा तो कोरम कितनी होनी चाहिए? कोरम हमेशा 1/10। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, कि कोई भी सदन अगर चलेगा तो सबसे पहले कोरम 1/10 होनी चाहिए। अब कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोरम मतलब 1/10। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो 1/10 कोरम लेता है। कोरम। अब कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब ये होता है जितने एमपीज हैं आपके, जितनी स्ट्रेंथ है। जैसे मान लो क्लास की स्ट्रेंथ है 100 बच्चे, तो 100 में 1/10 मतलब 10 बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसे ही कोरम होता है कि अगर मान लो 250 स्ट्रेंथ है, जैसे राज्यसभा की 250 स्ट्रेंथ है, तो 250 में 1/10 मतलब 25 मेंबर जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। ठीक है, कोरम का मतलब होता है प्रेजेंटी, कि भाई जब तक इतने स्टूडेंट नहीं होंगे
तब तक क्लास नहीं चलेगी। मतलब जब तक 1/10 एमपीज नहीं होंगे तब तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी। तो ये मतलब एक तरह से ये मान लो रजिस्टर होता है, प्रेजेंटी रजिस्टर, कि जब तक 1/10 नहीं होंगे कोई भी सदन नहीं चलेगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अभी हम लोग स्टेट में आगे पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, आर्टिकल 168 और 169 में विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं लोकसभा। तो हम आपको एक स्ट्रेंथ बता दें, 1/10 कोरम था ही। हम लोगों ने कल बनाई थी संसद में कौन कौन होता है भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जल्दी से आर्टिकल बता दो भाई, 79, 80 और 81, जिसका 52। ये हम लोगों ने एक नॉर्मल सा लेआउट बना रखा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं होता है। संसद की अगर बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री नहीं होगा। ठीक है, तो 1/10 कोरम होनी चाहिए। ठीक है, कोरम होने के बाद एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इसको हम लोग लोकसभा स्पीकर ही बोलते हैं। कभी कभी नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीकर शब्द किस सदन से संबंधित है। स्पीकर शब्द किस सदन से संबंधित है, तो लोकसभा। या सभापति शब्द किस सदन से संबंधित है, तो वो राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा एक दूसरे को देते हैं। इस्तीफा एक दूसरे को देते हैं। जैसे अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा, अध्यक्ष को। ठीक है, इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है धन विधेयक से संबंधित। धन विधेयक से संबंधित, अब धन विधेयक से संबंधित क्वेश्चन क्या कि धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। क्वेश्चन आएगा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता भाई, याद रखना लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को कोई पावर है, जी बिल्कुल नहीं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा सिर्फ 14 दिन की एडवाइस ही दे सकता है। 14 दिन की एडवाइस भी दे सकता है, किसको, लोकसभा को। लोकसभा उस एडवाइस को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। याद रखना, सिर्फ कितने दिन की वैलिडिटी है, 14 दिन की। कभी कभी 14 दिन आ जाता है, कभी कभी ऑप्शन में 2 सप्ताह आ जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर राज्यसभा का क्या सीन होता है, तो वो कोई इसमें अपना कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है, सिर्फ 14 दिन में उसको पढ़ के उनको भेजना होता है। बाय द वे उन्होंने ऐसा किया कि लोकसभा से राज्यसभा में धन विधेयक गया, ठीक है, और राज्यसभा ने कुछ जवाब ही नहीं दिया और अपने पास रख लिया। 14 दिन भी ज्यादा हो गए तो वो धन विधेयक अपने यहां पास मान लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अच्छा, धन विधेयक का आर्टिकल क्या होता है, धन विधेयक का आर्टिकल, सीधा क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, अब देखो कोई भी बिल हो कानून कैसे बनता है, जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। कोई भी बिल कानून कैसे बनेगा, जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था दिल्ली में शाहीन बाग में एक प्रोटेक्शन चल रहा था, तो पहले आप लोग देखते हो गए ये कैब था, है ना, फिर वो का बन गया, ये था सीएबी और सीएए। तो सिटीजन अमेंडमेंट ये बिल था, जैसे ही राष्ट्रपति साहब ने उस पर साइन किया तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। मतलब बिल चेंज इनटू एक्ट, बिल चेंज इनटू एक्ट। बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन कर देता है। तो एक हम लोग आर्टिकल 110 में पढ़ा है कि धन विधेयक, है ना, धन विधेयक। अब आर्टिकल 111 क्या है, आर्टिकल 111 क्या है, आर्टिकल 111 है भारत में राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक है, अपने जेबी वीटो यूज कर सकता है या दोबारा सदन को भेज सकता है। ठीक है, तो किसी भी बिल के से संबंध होने पर राष्ट्रपति के पास
निम्नलिखित पावर है। नंबर एक क्या करेगा वो? अपने पॉकेट में रख ले, अपने पॉकेट में रख ले। पॉकेट में रखने का मतलब क्या है? जेबी वीटो पावर रख ले, मतलब जेबी वीटो यूज कर ले, वीटो पावर यूज कर, जो बोला ना वीटो पावर। दूसरा क्या करे? वापस सदन को भेज दे, वापस सदन को भेज दे। ठीक है, वो क्या कर सकता है? या तो भाई अपने जेब में रख लेगा, या तो वापस कर देगा, और तीसरा क्या होगा? या तो भाई एक ही बार में साइन कर दे, एक ही बार में पास कर दे। किसी भी बिल पर राष्ट्रपति के 3 काम हो सकते हैं। किस आर्टिकल में? 111। सीधे सीधे आर्टिकल 111 किससे संबंधित है? आर्टिकल 111 में यह बताया गया है कि किसी भी बिल पर राष्ट्रपति अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दे सकता है। तो आर्टिकल 111 सबसे पहला क्या करेगा भाई? कोई बिल उसके पास आया, या तो वो जेबी वीटो यूज करके अपने जेब में रख ले, जैसा एक बार हुआ था। कब हुआ था ये आपको याद करके बताना है, अभी हम आपको बताएंगे कब हुआ था। ठीक है, तो अब हम आपको थोड़ी हिंट दे दे रहे हैं। वो एक पोस्टल ऑर्डर का था, वो बिल जो था वो एक पोस्टल ऑर्डर से संबंधित था, और वो लगभग 1975 या 1976 के इर्द गिर्द आया था। ठीक है, अब आपको देखना है वो कौन सा बिल था। एकमात्र ऐसा बिल था जिसपे राष्ट्रपति ने अपना जेबी यूज किया था, जेबी वीटो। ठीक है, उसको अपनी पॉकेट में रख लिया था। तो सबसे पहला क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के प्रावधान है, अपने पॉकेट में रख ले। ठीक है, बात खत्म। जैसे उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया, उस पर कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रपति से कोई भी WH क्वेश्चन नहीं कर सकता है। WH क्वेश्चन मतलब कब, क्यों, कैसे, कहां, किस लिए, है ना? ऐसे क्वेश्चन मार्क आप राष्ट्रपति से नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर पॉकेट में रख लिया तो भाई जब तक पॉकेट में रखा है तब तक कोई से कुछ बोलेगा ही नहीं। दूसरा क्या है भाई? वापस सदन को भेज दे, कि भाई जैसे राष्ट्रपति साहब के पास बिल गया तो उन्होंने क्या किया? वापस जहां से आया है वहीं उन्होंने भेज दिया। तीसरा क्या किया भाई? बिल आ गया, उन्होंने पास कर दिया। 3 ही ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। इसमें एक जो सेकंड वाला हमने बताया आपको कि या तो दोबारा सदन को भेज दें। अगर बाय द वे मान लो किसी भी बिल को राष्ट्रपति ने सदन को वापस दोबारा भेज दिया, और दोबारा से सदन से वापस आ गया राष्ट्रपति को, एक बार उन्होंने पहली बार आया, राष्ट्रपति ने देखा, उन्होंने कहा भाई ये इसमें गलती है, इसको सुधार के लाओ, सदन को उन्होंने भेज दिया। सदन से क्या हुआ? दोबारा वो गलती सुधार के फिर राष्ट्रपति के पास आ गई, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएगा। अगर दोबारा, यहां आप ये देख लो, अगर दोबारा सदन से पास होकर, अगर दोबारा सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है, विधेयक जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। मतलब उसको हस्ताक्षर करने ही होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 111 में हम लोगों ने राष्ट्रपति के 3 बिल से संबंधित उद्देश्य पढ़े। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है ज्वाइंट सेशन का। ठीक है, ज्वाइंट सेशन का मतलब संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त अधिवेशन का। यह संयुक्त अधिवेशन होता क्या है? हम आपको बहुत सी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे कि यह संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। देखो, संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल पर, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल पर एक ना हो, है ना, या एक टाई का मामला आ जाए, है ना, टाई का मामला। सबसे पहला है कि जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। यहां से क्वेश्चन आता है संयुक्त अधिवेशन, ये संयुक्त अधिवेशन है क्या? देखो, अधिवेशन का मतलब क्या होता है? बैठक। और संयुक्त को मतलब 2-3 लोगों को एक जगह बैठाल के। जैसे हम लोग अपने यहां क्या होता है कि कोई भी झगड़ा हो जाए, है ना, तो क्या होगा? फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जो बीच के आदमी होंगे, समझौता कराने वाले। बिल्कुल सेम यही कंडीशन यहां पे भी है। एक पार्टी होगी लोकसभा की, एक पार्टी होगी राज्यसभा की, और एक पार्टी होगी हमारी प्रेसिडेंट की।
तीन पार्टी। झगड़ा किसके बीच में होगा? लोकसभा और राज्यसभा के। ये बेटा हमसे समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, ऐसा बोलना कि लोकसभा राज्यसभा की झगड़ा हो गया मतलब बंदूकें निकलने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झगड़े का मतलब होता है कि किसी भी बिल पर उनका मामला टाई हो जाए, है ना, या कोई भी प्रॉब्लम आने लगे, तो राष्ट्रपति के पास जब खबर जाएगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? भाई सबको एक जगह बुलाओ, सबको एक जगह बुलाओ, फिर हम आ रहे हैं, आपका निर्णय कर देंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? तो सीधा सा आंसर आपको देना है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो याद रखना राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर बुलाएगा, ठीक है, तो खत्म कौन करेगा? राष्ट्रपति ही सत्रावसान करता है, राष्ट्रपति ही सत्रावसान करता है, सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब होता है कि खत्म होना ना, ठीक है, हो गया, है ना। इसके बाद यहां से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो मैक्सिमम गलत होता है, बच्चों को गलत होता है, ये है कि इस जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई याद रखना, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखो इतने टर्म्स आपके चार फैक्ट बन रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल क्या है? 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अब देखो यहां से राष्ट्रपति ने बुलाया, राष्ट्रपति ने ही सत्रावसान किया, लेकिन अध्यक्षता करने को किसको दे दी? लोकसभा अध्यक्ष को। अब ये यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, कौन सा? जो बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन से वो बिल होते हैं या कौन कौन से वो विधेयक होते हैं जिन पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। वो कौन कौन से बिल होते हैं जिन पे आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं? या लिख लो भाई, एक तो हो गया धन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन, धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये भाई याद कर लेना, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन से संबंधित इतने सारे फैक्ट आपके पास सामने हैं। संयुक्त अधिवेशन किसमें है? आर्टिकल 108। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किन किन दो कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो याद रखना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन पर आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हो। अब देखो संयुक्त बैठक है क्या? ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है और ये हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट। जितनी बार आप लोकसभा राज्यसभा लिखोगे उतनी बार आप आर्टिकल जरूर पढ़ोगे। आर्टिकल 52, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। अब देखो ये संयुक्त अधिवेशन है, ये मतलब देखो एक जगह सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने बुलाया, अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। यहां पे भाई अध्यक्षता करने भाई चर्चा शुरू हो गई कि ये बिल ऐसा है, ये बिल वैसा है। सारी चर्चाएं होने के बाद जब भाई समझौता तो हो ही जाएगा ना फाइनल, जब भाई कोई चीज समझौता होने को बुलाई जाती है तो फाइनली समझौता हो जाता है, ठीक है। तो इनमें भी फाइनली समझौता हो जाता है। फिर राष्ट्रपति लास्ट में पूछता है भाई सबका ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो बोलते नहीं भाई, हमारा जो जितना भी हमारा मामला था सारा मामला खत्म हो चुका है और हम लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति क्या कहेगा? ठीक है, हम लोग सत्रावसान करते हैं, बात खत्म, ठीक है। लोकसभा अध्यक्षता कर रहा है, राष्ट्रपति सत्रावसान कर रहा है और लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन में आए हैं। संयुक्त अधिवेशन किन कंडीशन में नहीं बुलाया जा सकता है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो ये हमारा संयुक्त अधिवेशन का पूरा पार्ट हुआ। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन और आ सकता है, बहुत डीप क्वेश्चन है लेकिन संभावनाएं वनडे एग्जाम में कम है, वो थोड़े अच्छे जैसे यूपीएसआई टाइप के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, आने लायक क्वेश्चन है। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, बात खत्म। ये ना हुआ तो उपाध्यक्ष, भाई लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हुआ तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये भी ना हुआ तो कौन करेगा?
अब यहीं से फैक्ट बन जाता है भाई, अगर उपाध्यक्ष भी ना हुआ तो कौन करेगा? ठीक है, याद रखना तीसरे नंबर पे आता है राज्यसभा का कौन? सभापति नहीं है भाई, उपसभापति। यहां पे आप फंस सकते हो, 3 ये सीरीज याद रखना। अध्यक्षता कौन करता है? मैक्सिमम लोकसभा अध्यक्ष, ये ऑप्शन आ जाता है। बाय द वे ऑप्शन ना आए लोकसभा अध्यक्ष तो क्या आएगा? उपाध्यक्ष। अगर ये भी ना आए तो भाई राज्यसभा का सभापति मत कर देना यहां, क्योंकि राज्यसभा का हमने आपको बता दिया था कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, बट एक्चुअल होता क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो उस सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। यही अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ लें कि राष्ट्रपति साहब बुला रहे हैं तो राष्ट्रपति साहब अध्यक्षता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति भी किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ठीक है, ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद बनती है। लेकिन यह बात याद रखना कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का, लेकिन संसद के निर्माण में यह अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, और एक बात और, जो हमारे ब्रिटेन में राजशाही शासन चलता है ना, राजशाही शासन और भारत का राष्ट्रपति, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दोनों में यही अंतर है कि आर्टिकल 111, जो आर्टिकल 111 है ना, राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि किसी भी बिल या विधेयक पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन ब्रिटेन के राजशाही शासन में राजा और रानी के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी बिल को कानून बना दे। ठीक है, जब ब्रिटेन में कोई भी कानून बनता है तो राजा साहब के सिग्नेचर होना जरूरी नहीं उसमें। ठीक है, वो संसद से ही, सीनेट से ही अपना पास करा लेते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है भाई कि आर्टिकल 111 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां, ये क्या क्या शक्तियां हैं, उसके पास क्या क्या कार्य हैं। तो पहला क्या है भाई? पहला है लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया करते हैं। दोनों मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्या हुआ? दूसरा है कि जो उपराष्ट्रपति है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है भाई, ये भी याद रखना, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है। महाभियोग सिर्फ एक व्यक्ति पर लगता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति पर सिर्फ महाभियोग लगता है, बाकी व्यक्तियों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, महाभियोग नहीं है। ठीक है, याद रखना। उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को हटाने में लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। तीसरा क्या हुआ कि तीसरा संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। ठीक है, चौथा क्या हुआ? यह धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, तो ये सारी कुछ शक्तियां हैं जो लोकसभा को दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद संसद के सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। जैसे संसद का कोई भी सदस्य अगर किसी भी अपराध में पकड़ा जाता है, संसद का कोई भी सदस्य अगर किसी भी अपराध में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वह 40 दिनों के अंदर मतलब 40 दिन तक वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। 40 दिन इधर और 40 दिन आगे तक। ठीक है, लेकिन वो अपराध क्राइम से रिलेटेड ना हो, क्रिमिनल अपराध ना हो।
ठीक है। अगर क्रिमिनल अपराध नहीं होगा तो कोई भी एमपी होगा, कोई भी संसद का सदस्य होगा, वो 40 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कोई भी संसद का सदस्य कितने दिन तक लगातार संसद में ना जाए तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। याद रखना 60 दिन, 60 डेज अगर वो कंटिन्यू संसद में नहीं पहुंच रहा है, 60 डेज अगर वो कंटिन्यू संसद में नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये लोकसभा की हमारी कुछ स्पेशल पावर थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर, है ना। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब आता है कि वाचन, कानून बनाने के लिए कितने वाचन होते हैं। ठीक है। वाचन, वाचन तो भाई 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक है। 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। देखो इन प्रोसेस में होता क्या है, ये हमारा प्रोसेस है कानून बनाने का, कानून बनाने का। ठीक है। कानून बनाने का प्रोसेस है। तो प्रथम वाचन में क्या होता है, देखो प्रथम वाचन में कोई भी बिल सदन में लाया जाता है, सदन में लाना, देखो वो किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जो प्रथम वाचन होता है उस वाचन में किसी भी विधेयक को आप किसी भी सदन में ला सकते हो, सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, सबसे पहले लाया जाता है और सदन की अनुमति आवश्यक है, सदन की अनुमति आवश्यक है। ठीक है भाई, कोई भी आपको कानून बनाना है तो पहले उसके लिए एक विधेयक लाओगे। विधेयक सबसे पहले जो प्रथम कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन में जो प्रथम वाचन होता है, जो पहला विधेयक आता है वो आप किसी भी सदन में ला सकते हो। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन कहां से बन जाए आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे प्रोसेस पता होंगे तो आप क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। अदरवाइज आप फिर यही बोलोगे पेपर टफ आ गया, पेपर इजी आ गया, बात खत्म। ठीक है। और नो मैच फाउंड हमेशा रिजल्ट में बताता ही रहेगा। ठीक है। तो पहला प्रथम वाचन जो होता है उसमें सदन में लाया जाता है। किस में लाओगे आप, किसी में भी ला सकते हो, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में जिसमें आपका मन हो। ठीक है। उसके बाद सदन की अनुमति आवश्यक है। जो प्रथम वाचन होता है आप विधेयक लाओगे और संसद की सदन की मोहर लग जाएगी, नहीं भाई विधेयक पास हो गया, इसको आगे ले चलो। ठीक है। द्वितीय वाचन में क्या होता है, इस पर विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श होता है। जो द्वितीय वाचन होगा, द्वितीय वाचन में विचार विमर्श किया जाएगा कि इसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं और इसमें क्या क्या हम लोग और ऐड कर सकते हैं ना। जो द्वितीय वाचन होगा इसमें विचार विमर्श होगा। याद रखना इसमें विचार विमर्श नहीं होता है, ना तो विचार विमर्श होता है ना ही बहस होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। प्रथम वाचन में नॉर्मल सा विधेयक आएगा किसी भी सदन में, उसमें सदन मोहर लगा देगा, बस प्रथम वाचन खत्म हो गया। द्वितीय वाचन में पहुंचने पर उसमें विचार विमर्श प्लस बहस की जाएगी, बहस की जाएगी, है ना। इसके बाद तृतीय वाचन, बहस करने के बाद संशोधन भी होगा, अगर आवश्यक होगा तो संशोधन भी होगा। ठीक है, अगर आवश्यक समझा जाएगा। तृतीय वाचन में क्या हो गया, सिर्फ तृतीय वाचन में आने पर क्या होगा, सिर्फ पास कराने पर या निरस्त करने पर बात होगी। जो तीसरा वाचन होगा इसमें संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है, याद रखना। ठीक है। संशोधन सिर्फ किसमें होगा, द्वितीय वाचन में। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वाचन में किसी भी बिल पर संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो तृतीय वाचन में। ठीक है। वाचन होते कितने हैं, 3। पहले वाचन में लाया जाएगा, सदन की अनुमति आवश्यक होगी। दूसरे वाचन में विचार विमर्श होगा, अगर वो लोग चाहेंगे तो संशोधन कर लेंगे। तीसरे वाचन में क्या होगा, तीसरे वाचन में सिर्फ पास और फेल का ही
कॉन्सेप्ट आएगा, पास होगा या निरस्त होगा, बस। इसके बाद क्या होगा, देखो बस यहीं से शुरू हो जाता है आर्टिकल 111, यहां से पारित हो गया, पारित होने के बाद भाई चूंकि ये विधेयक है और विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति साइन करता है, यहां से तीनों पास होने के बाद वो सीधा जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है, अभी हमने जस्ट आपको बताई है, राष्ट्रपति के पास 3 पावर है, या तो उसको पास कर दे, या तो उसको पास कर दे, या तो उसको जेब यूज करके अपनी जेब में डाल ले, या तो तीसरे में क्या करे, वो पुनः सदन को लौटा दे। याद रखना, अगर उसने पुनः सदन में लौटा दिया और सदन ने दोबारा उसको फिर से भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना आवश्यक है, ये लिखा है कानून में, ठीक है। तो ये हमारा वाचन हो गया, कानून कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, ये प्रोसेस है पूरा आपका, ठीक है। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल का यूज करता तो 111। अब इसके बाद आता है हमारा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक हमारा आर्टिकल 117, वित्त विधेयक का आर्टिकल क्या 117 और धन विधेयक का 110 और राष्ट्रपति के कानून पर 111, ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन पर 108 और आर्टिकल 105 हमने कल क्या बताया था आपको, आर्टिकल 105 में महान्यायवादी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसी ही फैसिलिटीज दी जाएगी, ठीक है। तो वित्त विधेयक 117। अब देखो वित्त विधेयक एक्चुअली होता क्या है, वित्त विधेयक होता है कि भारत सरकार का जो राजस्व आता है, भारत सरकार के राजस्व से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक क्या होते हैं, वित्त विधेयक हमारे राजस्व से संबंधित होते हैं, राजस्व से संबंधित विधेयक। राजस्व से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं हमारे वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है। और वित्त विधेयक आर्टिकल क्या 117, ठीक है। इसके बाद धन विधेयक 110। वित्त विधेयक, ठीक है, हमने बोला आर्टिकल 117, ठीक है। यह संबंधित है किससे, राजस्व से। अब राजस्व का मतलब क्या होता है, टैक्स। टैक्स का मतलब कर, जितने भी कर टैक्स लगाए जाते हैं वो इसी संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि किसी भी कर में परिवर्तन करना, कर में परिवर्तन करना या कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स कम करना है, ये सब किसके विषय है, वित्त विधेयक। कर में परिवर्तन वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, अब धन विधेयक और वित्त विधेयक फिर अंतर क्या होता है, तो याद रखना प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक है, प्रत्येक धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक है। किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो प्रत्येक जो धन विधेयक होता है वो प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। ये धन विधेयक और वित्त विधेयक में यही अंतर है। और दोनों में आर्टिकल क्या है भाई, उसका आर्टिकल 110 और इसका आर्टिकल 117 है, ठीक है। अभी हमने इतना, अब अगर इसको और आप डिटेल में देखोगे तो 117 का पार्ट 1 आता है और 117 का पार्ट 3 आता है, ये दोनों अलग अलग वित्त विधेयक आ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको करने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखो, 117 में क्या है, वित्त विधेयक, 110 में क्या है, धन विधेयक, 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, 111 में क्या है, राष्ट्रपति के पास पावर है, 105 में क्या है, जो महान्यायवादी है उसको स्पेशल फैसिलिटीज है, ठीक है। अभी हम लोग और आगे आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब लोग चलते हैं बजट पे, बजट, ठीक है, बजट। तो याद रखो बजट, सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट ये बनता है कि बजट कहीं भी उल्लेखनीय नहीं है, मतलब संविधान में कहीं नहीं लिखा है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। बजट जो शब्द है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में उल्लेख नहीं तो फिर संविधान में इसका क्या नाम है,
तो नाम है इसका वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बजट का असली नाम है भाई, ये बजट का असली नाम है, वार्षिक वित्तीय विवरण। किस आर्टिकल में आता भाई, तो याद रखो आर्टिकल बहुत जरूरी भाई, 112, आर्टिकल 112, ठीक है। अब बजट, बजट भाई 112 में क्या लिखा है, 112 में ये लिखा है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो भारत के वार्षिक व्यय और खर्च के लिए एक बजट तैयार करेगा, है ना, बजट तैयार करेगा, तो और वो संसद में पेश करेगा। पेश कौन करेगा, वित्त मंत्री, और किसके आदेश पर पेश करेगा, राष्ट्रपति के, ठीक है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के तहत प्रत्येक वर्ष के आय और व्यय का विवरण देने के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाएगा, जो भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, ठीक है। अब बजट में कितने प्रकार के व्यय को दिखाया गया है, बजट में कितने प्रकार के व्यय को हम लोग दर्शाते हैं, तो पहला है, 2 प्रकार के व्यय हैं भाई, 2 प्रकार के व्ययों का प्रावधान है, ठीक है। एक तो है, पहला है संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। दूसरा है संचित निधि से भारित व्यय, ठीक है। पहला है संचित निधि पर भारित व्यय और दूसरा है संचित निधि से भारित व्यय, ठीक है। बजट में कितने प्रकार के व्यय हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, संचित निधि पर भारित और संचित निधि से भारित, ठीक है, संचित निधि पर भारित और से भारित। अब देखो इनमें दोनों में अंतर क्या है, जो ये वाला है संचित निधि पर भारित, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला क्या है, इन पर मतदान नहीं होगा, मतदान नहीं होगा, सिर्फ चर्चा होगी, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखना भाई। और इसमें क्या होगा, मतदान भी होगा, और मतदान होगा कहां, लोकसभा में, और चर्चा भी होगी। तो ऐसे कौन से वे हैं जिन पर मतदान नहीं कराया जा सकता है, जो वे संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं होता है, सिर्फ चर्चा होती है। और जो संचित निधि से भारित होते हैं ना, उन पर मतदान भी होता है, चर्चा भी होती है, लेकिन वो मतदान होता कहां है, लोकसभा में, ठीक है। अब यहां से एक आपने नई चीज सीखी है, संचित निधि। ये संचित निधि क्या होती है, याद रखना। सबसे पहला भाई आर्टिकल, हमने बोला है पॉलिटी का दूसरा नाम है आर्टिकल, तो संचित निधि का आर्टिकल क्या है, 266। भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका वेतन कहां से जाता है, संचित निधि से। इसी की एक बहन आती है भाई, समेकित निधि, वो 267 में, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, आकस्मिक निधि उसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जो बजट होता है, बजट कौन पेश कराता है, कौन पेश कराता है, राष्ट्रपति। कौन पेश करता है, वित्त मंत्री, ठीक है। क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 112 में यह लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के आय और व्यय का खर्चा देने के लिए प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा एक बजट तैयार कराएगा, ठीक है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के व्यय का उल्लेख किया, 2 प्रकार के व्यय का उल्लेख है। पहला व्यय कौन सा है, संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा है संचित निधि से भारित व्यय। जो संचित निधि पर भारित होगा उसमें मतदान नहीं होगा, सिर्फ चर्चा होगी, और जो संचित निधि से भारित होगा उस पर मतदान भी होगा, चर्चा भी होगी, और वो मतदान कहां होगा, लोकसभा में, ठीक है। अब बजट पास करने की प्रक्रिया क्या है, बजट पास करने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। भाई बजट सबसे पहले भाई वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 प्रकार पे उस पे व्यय हम लोगों ने देख लिया, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि से भारित व्यय, ठीक है। अब बजट पास करने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी, बजट को पेश किया जाएगा, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर, ठीक है। और पेश कहां किया जाएगा भाई, लोकसभा में, लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे उस पर बहस होगी,
जो विपक्ष होगा वो बहस करेगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, विभागीय समितियां, विभागीय समितियों द्वारा मांग की जाएगी, विभागीय समितियों द्वारा मांग की जाएगी। तीसरा क्या होगा, उन पर मांग पर मतदान होगा, जो मांगेंगे ना उन पर मतदान कराया जाएगा, मतदान होगा। तीसरा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, पांचवा स्टेप होगा हमारा, विनियोग विधेयक पारित होगा, विनियोग विधेयक पारित होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में छठा क्या आएगा, नंबर 6, वित्त विधेयक पारित होगा, वित्त विधेयक पारित होगा। अब देखो ये हमारा प्रोसेस हो गया। बजट सबसे पहले सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट कहां पेश किया जाता है, तो लोकसभा में। तो बजट जो बजट पास कराने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे चलती है, सबसे पहले लोकसभा में बजट आएगा, ठीक है। जब जैसे ही बजट आएगा तो विपक्ष क्या करेगा, बहस करेगा। नहीं, वो अभी आप लोगों ने देखा होगा जो बजट आया था फरवरी में, तो विपक्ष बोला था ये किसानों के साथ धोखा है, दुनिया की बातें करते हैं ना, तो वो भाई ये भी एक स्टेप है पास कराने का। बहस होगी, बहस होने के बाद विभागीय समितियों द्वारा मांग की जाएगी। ये क्या प्रोसेस है, शायद इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। विभागीय समितियों द्वारा मांग ये होती है कि रेल मंत्रालय ने कहा कि हमको भाई 2 लाख करोड़ दे दो, रक्षा मंत्रालय ने कहा हमें इतना दे दो, परिवहन मंत्रालय ने कहा हमें इतना दे दो, है ना, बाल विकास और महिला मंत्रालय ने कहा हमें इतना दो। मतलब जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं ना, वो मांग करते हैं कि हमको इतना चाहिए, ठीक है। जब इतना यहां पे इतने चाहिए कि मांग हो गई, उसके बाद उस पर मतदान होगा। मतदान होने का मतलब है जितने भी सदन के सदस्य होंगे वो मतदान करेंगे कि भाई इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो, ठीक है। उसके बाद जब मतदान हो जाएगा फिर एक विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। विनियोग विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संचित निधि से धन को निकालते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद वही डिस्कस करेंगे, विनियोग विधेयक, लेखानुदान, अनुपूरक बजट, ये सारे जो टर्म्स आएंगे ना सब कुछ समझाएंगे और बहुत अच्छी लैंग्वेज तुमको समझाएंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विनियोग विधेयक पारित कराया जाएगा, उसके पारित होने के बाद सीधा एक वित्त विधेयक आ जाएगा और विभागों को पैसे बांट दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कल हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भाई सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलना ही मत, ठीक है। थैंक यू।